पहला आपका सिलेक्शन के बाद पहला जो पोस्टिंग आपका हुआ है से was it surprising? मुझे कुपवाड़ा भेज दिया गया श्रीनगर। तो गेट में एंट्री कर रहे थे तो ब्लास्ट हो गया। बेंट ऑफ और पूरी बिल्डिंग गिर गई। तो थोड़ी देर में पता लगा तड़ाक की आवाज़ें शुरू हुई थी। वहाँ पे तो दूसरा ही काम शुरू हो गया। क्या ऐसी चीज़ें आपने दिमाग में रखी जिनकी वजह से आप हम्बल रहे और ईगो या उस तरह की नेगेटिविटी को अपनी जगह नहीं बनाने दी? वन शुड रियलाइज कि पावर आपकी नहीं है, पावर उस कुर्सी की है जिस पे आप बैठे हो। जब मैं चीफ सेक्रेटरी था मेरे पास उस किस्म के इख्तियार थे। जैसे मैंने कुर्सी छोड़ी इख्तियार नहीं रहे। तो पावर किसकी है? पीआर शर्मा की तो नहीं है। जेकेपीएससी में क्या ट्रांसपेरेंसी का कोई क्वेश्चन है या डिसऑनेस्टी का किसी कोई तरीके से सवाल हो सकता है? अपनी एबिलिटीज़ में फेथ होना चाहिए और इंस्टीट्यूशन की फेयरनेस पे भी फेथ होना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं है तो आप अपने आप को कष्ट ही पाओगे। फिर उस स्कीम में उस कंपटीशन में जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब आप पहले ही प्रिज्यूम कर देते हो कि नहीं साहब ये फेयर नहीं है, तो फिर देन वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? तो टाइम ही वेस्ट मत करो, कुछ और करो। एक पब्लिक सर्वेंट को पब्लिक क्रिटिसिज्म को मेंटली कैसे मैनेज करना चाहिए? कोई चीज़ आपके हाथ में जो है वो परमानेंट नहीं। पावर में हो तो लोग सब मिल के रहेंगे, जैसे उतरोगे तो लोग गली रास्ता ही बदल के चले जाएंगे आप। बच्चों का पेरेंट्स का ये इम्प्रेशन रहता है कि मेम कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, तो इंस्टीट्यूशन को कई बार डिमीन कर देते हैं। एक होता है ना कि पुराना कॉलेज और कि हमारे जितने भी से वालिदैन या वो सब, हाँ जी जीजीएम साइंस कॉलेज से पढ़ना बस कंसिडर टू बी बैज ऑफ ऑनर। जेकेपीएससी में टाइम से एग्ज़ाम नहीं होता था, टाइम से एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता था, रिजल्ट टाइम से नहीं आता था। कोई बच्चा अगर इंटरव्यू में आ रहा है तो उसने प्रीलिम क्लियर किया है, उसने मेन क्लियर किया है, तो सर्टली इतना ख़राब तो नहीं हो सकता है उसको 250 में से सिर्फ 30 ही नंबर मिले। बड़ी सारी प्रॉब्लम हुई, 2 बार एग्ज़ाम करना पड़ा, कोर्ट कचहरी में काफ़ी केसेस बने। बेटर है कि मैं एग्ज़ाम ही पोस्टपोन कर देता हूँ। एंड वी डिड पोस्टपोन दी 22 एग्ज़ाम। तो 2019 में ही वो नतीजे उसका निकल पाया थी। इंटायर प्रोसेस को तकरीबन 3-3.5 साल उसमें लग गए थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सेप्शनल जर्नी बाय ओएस। मैं फिर आप लोग के सामने हाजिर और आज जैसे मैंने हमेशा आप लोग को प्रॉमिस किया है कि नई एक्सपीरियंसेस, नए गेस्ट, नए एक्सपोजर्स हम लेके आएंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे और हम खुशकिस्मत है कि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं सिविल सर्विसेज की दुनिया में वेल नोन पर्सनालिटी है और ऐसा कोई प्रोफाइल मेरा ख्याल है नहीं है जिन पे सर ने काम नहीं किया होगा। मैं पहले एजुकेशनल बैकग्राउंड सर का दे देता हूं कि सर ने जो जम्मू में उन्होंने कुछ अपना पार्ट एजुकेशन का किया है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में एमबीए किया है। उसके बाद उन्होंने 1984 में एग्ज़ाम दिया है आईएएस का, यूपीएससी का, और उस एग्ज़ाम को पास करते ही जो सर का ब्रीफली मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि जो सर के प्रोफाइल्स रहे हैं, वो पहला प्रोफाइल रहा है कि माता वैष्णो देवी का पहला प्रोफाइल उनका सर का रहा है और ब्लेसिंग्स रही है कि उनको पहला ऐसा प्रोफाइल मिला है जिसमें सर ने एज डिप्टी सीईओ सर्व किया है। सेकंड डीसी कठुआ, थर्ड ड्यूकॉम जम्मू, फोर्थ प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, फिफ्थ चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर 2 साल रहे हैं। नेशनल लेवल के रूल्स रहे हैं, एमएचए में सर रहे हैं और बॉर्डर मैनेजमेंट में इन्होंने सर्व किया है। चेयरमैन जम्मू एंड कश्मीर जेके पीएससी 2019 से 2021 तक हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं और करंटली चेयरमैन आईआईपीए जम्मू एंड कश्मीर है। जो सिविल सर्विसेज में तैयारी कर रहे हैं, जो सिविल सर्विसेज में ऑलरेडी सर्विसेज में है, वो चाहे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सर्विसेज में हो, यूपीएससी में हो, मेरा ख्याल है ऐसी शख्सियत किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। बट जो जस्ट अभी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है इतना एक्सपोजर, इतनी एक्सपीरियंस सुनने का। तो आज जो हमारा टॉपिक्स रहेंगे वो डिफरेंट रूल्स को लेकर रहेंगे कि सर ने किन किन रूल्स पे काम किया है, कैसे काम किया है। फिर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पॉलिसी मेकिंग कैसे होती है, वो नेशनल लेवल की पॉलिसी मेकिंग कैसे होती है।
तो कहते हैं ना कि जो हमारा पूरा देश चलाते हैं वो बेसिकली सिविल सर्वेंट्स ही चलाते हैं, पॉलिसी मेकिंग वहीं से शुरू होती है। तो हर एस्पेक्ट आज पॉलिसी मेकिंग का आपको सुनने को मिलेगा, और क्या क्या चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सर के टेन्योर में हुए हैं वो सारा हम सर से जानने की कोशिश करेंगे। जिनकी मैं बात करता हूँ इनका नाम B.R. शर्मा सर है। तो मैं वेलकम करता हूँ सर का। सर थैंक यू सो मच, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। एट लास्ट हमारी खुशकिस्मती है कि आप आ पाए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आप बेसिकली कठुआ के रहने वाले हैं, और मतलब बहुत अर्बन एरिया नहीं है। हम जैसे दिल्ली है, दिल्ली क्या कोई ऐसा फैसला लेता कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है तो समझा जा सकता था। कठुआ में आपने तालीम वहीं से हासिल की है? ओवैस जी, मेरा दादके हैं, जो हमारा जो पेरेंटल जो गांव है वो नगरी पड़ोल कठुआ में है। राइट सर। बट मेरे पिताजी जो थे ही वॉज ए स्कूल टीचर, और क्योंकि वो स्कूल टीचर नेचुरली उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगह पे होती थी, और वो तकरीबन 1950s में ही आ गए थे कठुआ से बाहर। उन दिनों बीएड कॉलेज श्रीनगर में ही हुआ करता था, और उनको बीएड करने के लिए श्रीनगर जाना पड़ा, तो कुछ नौकरी उन्होंने श्रीनगर में की। और उसके बाद 1950-55 के आसपास तब गांधीनगर बस रहा था, बख्शी गुलाम अहमद साहब की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे जम्मू कश्मीर रियासत के उस समय। और तब उन दोनों मेरे पिताजी वॉज वन ऑफ द ओरिजिनल अलॉटीज़, उन जो बख्शी साहब की स्कीम थी कि 2,500 रुपया मकान बनाने का और 500 रुपया प्लॉट का वो लेके दे देते थे सरकारी लोन के, और कहते थे कि जाओ गांधीनगर। 500 रुपये? जी बिल्कुल। हाँ, तो उस समय ये था कि आपको 3,000 रुपये मकान बनाना होता था, मकान की कीमत उतनी ही होती थी। और तो आई वॉज बॉर्न इन जम्मू, और कठुआ में ज़रूर मेरा दादके हैं। तो मेरा यहीं पे जन्म हुआ, और मेरी स्कूलिंग भी जम्मू में ही हुई। बट एक चीज़ आई वांट टू शेयर विद यू कि मेरे पिताजी टीचर थे, तो ही लव टू एक्सपेरिमेंट। उनको लगता था कि फॉर्मल स्कूलिंग से ज़्यादा देखते हैं इनफॉर्मल स्कूलिंग में किस तरीके से हो सकता है, हाउ डज द चाइल्ड ग्रो, हाउ डज इट रिस्पॉन्ड। सो आई वॉज द यंगेस्ट इन द फैमिली। हम 2 भाई हैं और 2 सिस्टर हैं, दी 5th, आई एम द यंगेस्ट। तो उन्होंने कहा कि चलो इसका है। तो मैं मैट्रिकुलेशन तक आई डिडंट गो टू अ फॉर्मल स्कूल। मैं घर में ही किताबें पढ़ा करता था या जो भी था। एंड स्कूल का मुँह शायद पहली बार मैंने लुथरा अकेडमी गांधीनगर हुआ करती थी, वहाँ देखा। तो और मेरा जो उस समय एडमिशन था वैसे प्राइवेट स्टूडेंट के हुआ मैट्रिकुलेशन में। तो यार सी बात है कि सिंस तो उसमें एक मुझे एज एडवांटेज भी था। मैंने मैट्रिकुलेशन करने के साथ मैं 13 साल का था कि जब मैंने 10वीं का जो एग्ज़ाम पास कर लिया। तो उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने एमएम कॉलेज से किया, और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और पोस्ट ग्रेजुएशन तो मैंने किया पॉलिटिकल साइंस में जम्मू यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मैंने, क्योंकि मेरे पास समय था कि 21 साल से पहले आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, तो मैंने लॉ डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, और मैंने 3 साल का प्रोफेशनल 3 ईयर डिग्री लॉ कोर्स भी किया था। अब आपका सवाल था कि मोटिवेशन तो जाहिर कहाँ से आई सिविल सर्विस ज्वाइन करने की। तो मेरे बड़े ब्रदर थे, ही वॉज राइटिंग एग्ज़ाम्स। तो उन दिनों काफ़ी दौर ऐसा था कि लोग घर में, मेरे जो सबसे बड़े भाई थे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और जो उससे नंबर 2 के भाई थे वो आईआईटी बॉम्बे में पढ़ते थे। तो सिस्टर्स तो यहीं थी, मेरी सिस्टर भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एलएलएम कर रही थी, और हम 2 छोटे भाई बहन हम यहाँ पे थे। तो एक जब बड़े भाई एग्ज़ाम तैयारी कर रहे थे सिविल सर्विस, मुझे भी शौक आया। और सबसे ज़्यादा जो एक मैं कहता हूँ सिंगल स्पार्क जिसे आप कह लें, कि उन दोनों स्टेट सब्जेक्ट का चलन था। स्टेट सब्जेक्ट बनाने के लिए आपको जाना पड़ता था अपने गांव में। तो मैं कठुआ, क्योंकि हमारा पैदाइशी गांव था, तो हम स्टेट सब्जेक्ट बनाने वहाँ पे गए। तो वहाँ पे जो हमारी फर्स्ट विमेन आईएएस ऑफिसर हैं हमारे रियासत की, अब यूनियन टेरिटरी है, सुषमा चौधरी जी, वो डिप्टी कमिश्नर हुआ करती थी। तो प्रॉब्ली जब मैंने देखा तो आई वाज काइंड ऑफ स्ट्रक कि अच्छा कि ठीक है, आदमी
यहाँ बैठ के ये भी काम कर सकता है, लोगों का भला कर सकता है, सुनाई कर सकता है। एंड शी हैड ए वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, और लोगों में उनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और रेपो थी। तो प्रोबेबली दैट इज़ व्हाट रियली सेड कि नहीं यार, कि ये भी एक नौकरी अच्छी है, यू कैन डू लॉट ऑफ गुड वर्क टू द सोसाइटी। सो माय ब्रदर्स जो उनकी एफर्ट्स थी, और मेरा जब फर्स्ट जो मैं पेश हुआ सोडू से सुषमा चौधरी जी के सामने जब डिप्टी कमिश्नर थी, दैट काइंड ऑफ मोल्डेड माय ओपिनियन टू गेट इनटू द सिविल सर्विसेज। सर बस 1960 आप बॉर्न हो और 84 में आपका सिलेक्शन हुआ है। आई गेस 83 में आपने एग्ज़ाम दिया होगा। जी, मैंने उससे पहले क्योंकि जैसे मैंने बताया कि होता है कि 1981 में मैं 21 साल का हो गया था, तो मैंने पहला एग्ज़ाम 1981 में दिया था। तो उस साल मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सेलेक्ट हो गया था, IRS में। आई हैव बिकम एन इनकम टैक्स ऑफिसर। तो जल्दी क्या होता है कि कई बार सोचता है कि यार मेरी तैयारी इस वक्त अच्छी नहीं है, तो मैं अगली बार ज़्यादा तैयारी करके पेपर दूंगा। सो आई ड्रॉप्ड इन बिटवीन, कि मैंने 81 का एग्ज़ाम दिया बट 82 का एग्ज़ाम नहीं दिया। फिर 83 में आई रोट द एग्ज़ाम अगेन। तब मैं इनकम टैक्स में IRS ज्वाइन कर चुका था, और नागपुर में नेशनल अकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हुआ करती है, अभी भी है। तो वहाँ से मैंने एग्ज़ाम दिया और 1984 में मैं क्वालिफाई कर गया। जी सर, जैसे यंगेस्ट में आप, मेरा ख्याल है 21 साल इज़ द यंगेस्ट एज दैट यू क्वालिफाइड सिविल सर्विसेज, इवन इफ इट इज़ IRS, और फिर एक साल ड्रॉप करके फिर नेक्स्ट ईयर आपने दोबारा एग्ज़ाम दिया। उस टाइम का पैटर्न सिमिलर पैटर्न जो आज का पैटर्न है? नहीं, काफ़ी चेंजेस थी, क्योंकि आपने ठीक वजह फरमाया। जब मैं IRS में 82 में आया तो मैं मुश्किल से 22 साल का था, तो आई वाज द यंगेस्ट इन द इंटायर बैच अक्रॉस ऑल सर्विसेज। मतलब मेरे साथ मतलब वन ऑफ द यंगेस्ट, मैं कह सकता हूँ कि 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। और जहाँ तक आपने कहा कि एग्ज़ाम पैटर्न का सवाल था, तो 78 में एक कोठारी कमीशन जो सिविल सर्विस रिफॉर्म के लिए सेटअप हुई थी, तो उन्होंने कुछ चेंजेस सजेस्ट की थी कि उस समय समझा जाता था, और कहते थे कि उस समय पहले वो लेवल 1 लेवल 2 किस्म का, जिसको कहते हैं एग्ज़ाम होता था, कि अगर आप उसमें लेवल 2 में जो पेपर्स लेवल 1 में आप सर्व कर लें, कि थोड़े कम पेपर हुआ करते थे, और उसमें अगर क्वालिफाई करके मेरिट आते थे तो आपको जो सेंट्रल सर्विसेज जो आपको जो होती है इनकम टैक्स, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, उसके लिए क्वालिफाई करके सेलेक्ट किया जाता था। और जबकि अगर आप 2 पेपर ज़्यादा देते थे तो उसके लिए फिर IAS और फॉरेन सर्विस के लिए आपको एलिजिबल बन जाते थे। बट उसमें काफ़ी स्ट्रेस ज़्यादा अंग्रेज़ी वगैरह में कुछ सब्जेक्ट्स में था, तो उनको एक कल उन्होंने कहा डेमोक्रेटाइज़ किया जाए और इसको जनरल नॉलेज बेस थोड़ा बनाया जाए। तो 77 में कोठारी कमीशन आए, तो उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी जिसके साथ तो एक नया पैटर्न आया उस समय का। द फर्स्ट एग्ज़ाम शायद 79 उसका हुआ था, और उसमें आप समझ लें कि काफ़ी देर तक जब पैटर्न चला कि उसमें एक आपको लैंग्वेजेस होती थी जो क्वालिफाइंग लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, मतलब यू हैव टू टेक इंग्लिश कंपलसरी, और वन ऑफ दी वो अभी भी है। एंड देन हियर 2 GS पेपर्स हुआ करते थे, GS1 GS2 हुआ था। देन हियर 2 ऑप्शनल्स, अच्छा 2 ऑप्शनल 2 हुआ करते थे। तो देन उसके लिए मतलब आपको थोड़ा तैयारी ज़्यादा करनी। तो आपने वही एग्जाम दिया जिसमें 2 ऑप्शनल थे? जिसमें 2 ऑप्शनल थे। तो आपका क्या क्या ऑप्शनल रहा था सर उस टाइम? क्योंकि ये नया पैटर्न 79 वाज फर्स्ट एग्जाम, तो 81 में तो दूसरी तीसरी एडिशन दी उस नए सिस्टम की, तो मैंने 2 ऑप्शनल, क्योंकि अब समझ लें कि एडवांटेज था। तो जब मैं फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम राइट करता आई ऑलरेडी कंप्लीटेड MA पॉलिटिकल साइंस और लॉ मेरा, सो मेरे 2 सब्जेक्ट रेडीमेड थे, तो मेरे ऑप्शनल मुझे अपने जो फील्ड ऑफ स्टडी से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो बट आपका तो सर MBA भी किया हुआ था, तो मैनेजमेंट का उस टाइम ख्याल नहीं आया? वो बाद में मैंने किया, बाद में। अच्छा, उसके बाद आपने बाद किया। उस समय मैं सिर्फ मैंने MA पॉलिटिकल साइंस किया हुआ था और लॉ किया हुआ था। वैसे मैं BA ऑनर्स इन, मेरा जो MM कॉलेज में मैं ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स भी था, और मेरी उस समय एक कोशिश ये भी थी कि मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन करूं, बट किसी की वजह से वो फ्रक्टिफाई नहीं हुआ, और मैं MM कॉलेज में ही मुझे अपना पढ़ाई कंटिन्यू करनी पड़ी। देन आई परसूड MA एंड लॉ है। सर MM कॉलेज में मतलब
मैं बताता चलूँ कि एमएम कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं जनरली बच्चों का पेरेंट्स का ये इम्प्रेशन रहता है कि एमएम कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, बट मैं उनको बताता चलूँ कि हाईएस्ट सर्विसेज आपने अचीव की हैं, हाईएस्ट लेवल पे आपने सर्व किया है कंट्री को। तो इंस्टीट्यूशन में रह के आपने वो सारी चीज़ें किया और इंस्टीट्यूशन में कोई कमी ऐसा आज भी नहीं है, तब भी नहीं थी। तो इंस्टीट्यूशन को कई बार डीमीन कर देते हैं। एमएम कॉलेज की अगर हम बात नहीं करें, ऐसा नहीं है। देखिए मे बी कई बार होता है ना कि लेगेसी इश्यूज होते हैं, और जो जीजीएम से सब कॉलेज था उसको पहले प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज के नाम से जाना जाता था। ये 1912 उसके आसपास ये बना था कॉलेज, और एक उसको ऑरा था और एमएम कॉलेज वाज ए न्यू क्रिएशन। एक होता है ना कि पुराना कॉलेज और कि हमारे जितने भी से वालदेन या सब, हाँ जी, जीजीएम साइंस कॉलेज से पढ़ना वाज कंसिडर्ड टू बी अ बैज ऑफ ऑनर, क्योंकि वहाँ पे अच्छे और टीचर्स भी थे, और नेचुरली इट इज़ अ न्यू ऑफस्प्रिंग, नया बच्चा जिसे आप कहते हैं, तो इट हैड टू मेक इट्स मार्क। बट यहाँ पे भी बड़े अच्छे प्रोफेसर्स थे हमारे पास। तो पर बाकी आप जब कॉलेज में पहुँच जाते हैं, देखिए आप यू आर आउट ऑफ द स्कूल, और स्कूल में तो स्पून फीडिंग होती है, और या आपको थोड़ा गाइडेड एटमॉस्फेयर में चलते हैं। जब कॉलेज में आते हैं तो नेचुरली एटमॉस्फेयर भी थोड़ा ओपन होता है, यू लेफ्ट योर ओन वेज एंड मीन्स, और आपको खुद ही अपना कैरियर पाथ फॉलो करना है। तो ये कहना एक गलत है। आपने इसे वजह फरमाया कि इंस्टीट्यूशन तो आपको एक स्पेस देती है, अपॉर्चुनिटी देती है, और आपको रास्ता दिखाती है। उसमें कितना एडवांटेज आप ले सकते हैं, अगर आप उसी स्पेस में और एडवांटेज में अगर आप पढ़ाई लिखाई पे कंसंट्रेट किए बगैर आप सब कुछ करें और पढ़ाई ना करें, तो फिर यू कांट ब्लेम द इंस्टीट्यूशन। और बट इफ़ यू यूटिलाइज, मैं नहीं कहता किताबी कीड़ा ही होना चाहिए, इफ यू यूटिलाइज योर टाइम वेल, बैलेंस करके चलें, तो आप यू कैन अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। सर जैसे आपका यंगेस्ट एज में आपका सिविल सर्विसेज में दाखिला हुआ, एंड देन अगेन 23-24 में जब आपका आईएएस में हुआ है, अब नाउ व्हेन यू लुक बैक, आपके इस यंगेस्ट लेवल पे एंट्री होना सिविल सर्विसेज में कितना आपको एडवांटेजेस लगा आगे, क्योंकि बच्चों को आइडिया नहीं है इस बारे में कि आपको एज का से कोई हेल्प मिलती है आगे जाने में। नहीं, एज से हेल्प मिलती है। देखिए आपका नॉर्मल स्पैन देखिए, आप जिस में मैक्सिमम यू कैन सर्विस फॉर 38 ईयर्स। अगर 22 साल में वो एंटर करते हैं, इस समय 60 साल की, और जब हमने ज्वाइन किया था तब शायद 58 हुआ करता था, तो तब 36 साल मैक्सिमम आपकी सर्विस यू कुड डू इट। तो नेचुरली अगर आपकी सर्विस मैक्सिमम स्पैन है तो आपको एक मूवर्स एडवांटेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो है ही, कि अगर आप 2-4 साल बाद ज्वाइन करते हैं तो नेचुरली जब प्रमोशंस के टाइम पे, उस टाइम पे, और जब आप रिटायरमेंट के साथ होते यू हैव मोर टाइम, वो एडवांटेज एक रहता ही है। बट हैविंग सेड दैट, दिस इज ओनली मूवर्स एडवांटेज। बाकी व्हाट यू मेक ऑफ द जर्नी इज डिपेंड्स ऑन यू। इस सफ़र के दौरान एक्सीडेंट भी होते हैं, हादसे भी होते हैं, आप क्या करते हैं, कई बार आपकी गलतियों के कारण, कई बार आपकी गलतियों के बिना भी आप अटक जाते हैं। तो बट सर्टनली अगर आप जल्दी किसी आप पढ़ाई लिखाई में जल्दी उठ के पढ़ना लिखना शुरू कर दें, तो यू स्पेंड मोर टाइम इन स्टडीज़, यू विल डू वेल। सेम थिंग कैन बी सेड, अगर आप नौकरी या किसी पेशे में अगर जल्दी ज्वाइन कर जाते हैं, यू हैव मोर टाइम टू लर्न, यू हैव मोर टाइम टू एक्सपेरिमेंट, एंड देन यू कैन, सो यू हैव लार्जर टाइम अवेलेबल टू यू, सो दैट्स सर्टनली एन एडवांटेज। बट यहाँ मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ऊपर वाले ने भी वो एक रोल प्ले किया है कि आपको यंगेस्ट एज में उस टाइम आपको ये ध्यान आया है कि मुझे इन सर्विसेज में जाना चाहिए, वो चाहे आप वहाँ के डीसी से मिले, वहाँ से इंस्पायर हुए। तो यंगेस्ट एज में कई बार इंसान को पता ही नहीं चलता इन सर्विसेज का, 22, 23, 24 के हो चुके होते हैं। तो ये बात आपकी ठीक। देखिए अल्टीमेटली आपके एक दी अननोन फैक्टर, जिसमें आप भाग्य कह लें, किस्मत कह लें, वो आपके लिखा है कि आपने किधर जाना है, और आप फिर उसमें अपनी कितनी मेहनत करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं नहीं पहुँचते हैं, वो बाद में डिपेंड करता है। तो यस, ये इट वाज एन एडवांटेज। फादर बीइंग ए टीचर, यस ही वाज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन टू मी, कि मैं फॉर्मल स्कूल में नहीं गया। अगर फॉर्मल स्कूल में गया था तो मेरी 10वीं शायद 16 साल में होती,
तो आई अपीयर्ड एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, तो मुझे 3 साल का एडवांटेज है, तो मुझे एक डिग्री मिल गई, उस 3 साल में मैंने डिग्री कर ली, वो मुझे ऑप्शनल्स में काम आ गई। सो ऑल दीज फैक्टर्स वन इनटू अदर, तो एक आप कोइंसिडेंस कर लें या फेट कह लें, तो दिस डेफिनेटली प्लेज ए रोल। और जल्दी पता लग जाए तो नेचुरली वो भी होता है कि क्योंकि ये चीज़ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उन दिनों जम्मू वाज कंसिडर्ड टू बी स्लाइटली बैक ऑफ द वाटर, कर लें कि थोड़ा सेंटर द एक्टिविटी से दूर, क्योंकि यहाँ पे टिल अराउंड जैसे मैंने कहा कोठारी कमीशन के बाद जम्मू में पहली बार सेंटर बना IAS का एग्जाम। उससे पहले सिर्फ श्रीनगर में था? श्रीनगर में तो कभी नहीं था। अच्छा, मतलब आज भी जम्मू में ही है? आज जम्मू में भी है। और उसके लिए पहले आपको एग्ज़ाम देने के लिए अमृतसर या चंडीगढ़ जाना पड़ता था। आप समझो कि जो उस समय जो बच्चे एग्ज़ाम देते होंगे तो उनको कितना एक डिसलोकेशन होता है कि आपको एग्ज़ाम देने से पहले सडनली 10 दिन पहले पूरा बोरिया बिस्तर गोल करके किसी होटल या धर्मशाला में आप रुके हुए हैं और वहाँ तैयारी कर रहे हैं। तो इट फैक्टर इन योर प्रिपरेशन। और 80s में ये पहली बार शायद 79 एग्ज़ाम जो हुआ, पहली बार सेंटर जम्मू भी इस्टेब्लिश हुआ, तो दैट ऑल्सो एन एडवांटेज। तो उसमें इंफॉर्मेशन इज़ पावर, तो जितना जल्दी पता लग जाए तो यू मेक अप योर माइंड। यस, वो तो है। सर ऐसा लगता है कि ऊपर वाले की एक साजिश थी आपको सिविल सर्विसेज की? साजिश साउंड्स वेरी काइंड ऑफ दिस थिंग, बट हाँ, यस, फैक्टर इट प्ले। गॉड हैज बीन काइंड। गॉड हैज बीन काइंड। तो सर जैसे पहला आपका सिलेक्शन के बाद पहला जो पोस्टिंग आपका हुआ है वो माता के दरबार में आपका डिप्टी डायरेक्टर CEO, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव डिप्टी CEO आपका, तो वो भी एक ब्लेसिंग थी सर उस जगह पे? हाँ, यस, सरप्राइजिंग? यस, देखिए जब मैं ट्रेनिंग ख़त्म करके आया तो वी वर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कि हमारा फेज़ 2 ख़त्म हुआ तो हम सब, अब क्योंकि अलग अलग कार्य में जाना था तो हम पहले दर्शन करने गए वैष्णो देवी। तो दैट वाज जस्ट ए वीक बिफोर, आप समझ लें कि बिफोर सेटिंग द श्राइन बोर्ड। तो उस समय किसी को इंक्लिंग नहीं थी कि वहाँ पे ऐसा कोई चीज़ होंगे। हम दर्शन करके चल के आगे वापस आ गए। तो उस दिनों JNK में उससे होता है कि जो ऑफिसर्स आते थे उनको सेक्रेटेरिएट में ज़्यादा भेजा जाया करता था, फील्ड पोस्टेस कम दी जाया करती थी, मतलब दैट वाज ए रूटीन। तो हर एक आदमी की इच्छा होती थी कि मैं SDM बनूं, कि मुझे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट बनना है। और जब मैं आया और श्रीनगर, उन दोनों जो ऑफिसर्स थे वो श्रीनगर में थे, मैंने श्रीनगर ज्वाइन किया वहाँ पर जाके, और श्रीनगर वहाँ पर ज्वाइन किया और मेरे ऑर्डर्स भी हो गए। मुझे SDM भद्रवा की वो पोस्टिंग दी गई। और क्योंकि उन दोनों फ़्लाइट भी होती थी और प्रायोरिटी लेने के लिए आपको TRC वहाँ पे एयरलाइंस का दफ्तर हुआ करता था, आपको वहाँ पर जाना पड़ता था। तो मैं भी टिकट कटवाने जा ही रहा था तो मुझे संदेश आया, उन दिनों श्राइन बोर्ड का सेटअप हो चुका था पिछले 3-4 दिन में, कि वापस आएँ, आपको गवर्नर साहब बुला रहे हैं। तो जगमोहन साहब उन दोनों गवर्नर थे, गवर्नर रूल रख चुका था उस समय। तो मैंने सोचा यार कि गवर्नर साहब मुझे क्यों बुला रहे हैं कि, तो एंड फेयरिंग वर्स कि आपको कि आई वाज वेरी हैप्पी कि मैं SDM जा रहा हूँ। भद्रवा यूज्ड टू कंसिडर टू बी वेरी चैलेंजिंग सब डिविजन। तो मैंने यार मतलब चलो देखते हैं क्या। तो मुझे वहाँ पे गए, उन्होंने कहा अच्छा कहाँ जा रहे हो? भद्रवा जा रहे हो? तो मैंने कहा हाँ सर, गवर्नमेंट ऑर्डर किया। कहते क्या करोगे वहाँ पर जाके? तो चलो माता की सेवा करो। तो दैट वाज हाउ आई लैंडेड अप, कि उन्होंने कहा माता की सेवा करो। तो उन्होंने कहा बिकॉज उन दिनों जब ये थे वहाँ पे तो हमारे 2 सीनियर ऑफिसर्स, ब्लोरिया साहब थे, ही वाज डिविजनल कमिश्नर, एंड मिस्टर अनिल गोस्वामी जो बाद में होम सेक्रेटरी भी रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो वो DC उधमपुर थे और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। तो उन्होंने कहा एक नया ऑफिसर आया है तो वाई कांट बी पोस्ट हिम एट दी श्राइन इटसेल्फ। तो बस दैट इज़ हाउ लैंडेड है। और फिर जो फॉर्मेटिव टाइम था जो उन दिनों, बिकॉज इट वाज अ टोटल काइंड ऑफ न्यू रूल्स, प्रोसीजर, प्रोसेसेस सब फॉर्म हो रहे थे कि वहाँ पे जो बारीदार दे हैड वॉकड आउट, और जहाँ पे पुजारी भी थे वो भी चले गए थे, छोड़ छाड़ के आपको एक नया सिस्टम बिल्कुल शुरू से राइट फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट करना था। तो मैंने वो जो 5-6 महीने थे वो बिल्कुल ऊपर श्राइन के ऊपर ही गुजारे, एंड वो बहुत सीखा। और
माता ने काफ़ी काम करने का मौका भी दिया, दैट वाज अ ब्लेसिंग। यस, दैट वाज अ ब्लेसिंग सर। सर, इससे पहले कि हम आपकी पोस्टिंग एसडीसी पे बात करें, मैं जानना चाहूँगा कि सर जो आपने बोला है कि उस टाइम के गवर्नर साहब जगमोहन साहब थे, तो उनका पहला टेन्योर की बात कर रहे हैं आप, फिर तो वो सेकंड फिर चले गए, फिर उस सेकंड में जो टर्मोइल हुआ उसके बाद वो आए थे। ये पहला टेन्योर पहला था। टेन्योर। ये पहला टेन्योर था। ये समझे कि आप 86 में जब ये थे वहाँ पे, तो वो शायद 82 83 में तैनाती हुई थी उनकी एज गवर्नर। तो उस समय फिर वो जो फारूक साहब की गवर्नमेंट गॉट टॉपल्ड एंड जीएम शाह की सरकार बन गई, और वो फिर 85 तक वो रही। 85, हाँ 85 तक सरकार रही वो। और उन्हीं दिनों वो मैं ट्रेनिंग भी कर रहा था जब जम्मू में, मैं डिस्ट्रिक्ट जम्मू में मेरा प्रोबेशन था। तो फिर वो वहाँ पे यस, वो फर्स्ट टेन्योर था। तो ऐसा था कि स्टेट में उस टाइम लीडरशिप क्राइसिस हो गए थे, तो फिर गवर्नर को आना पड़ा था स्टेट में उस टाइम। एग्जैक्टली ये थी कि उस समय 83 में देव काइंड ऑफ जो सियासत थी वो दिल्ली में उन दोनों इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी वहाँ पे, और यहाँ पे फारूक साहब की सरकार थी आफ्टर शेख साहब डिमाइज। 82 में ही हैड लेफ्ट दिस वर्ल्ड। तो 83 में जो इलेक्शंस हुए थे, दे वर वेरी बिटरली फॉट इलेक्शंस। और आप उस इलेक्शन में तकरीबन समझ लीजिए कि कांग्रेस की उस समय 26-27 के करीब सीटें पूरी जम्मू प्रोविंस से आई थी उनको, एंड फारूक साहब हैड जस्ट बिकम द चीफ मिनिस्टर। तो वो जो 83 में जो इलेक्शन हुए थे, वेरी कीनली कंटेस्टेड इलेक्शंस। तो उन दोनों एक चला पड़ा था कि कांग्रेस वर्सेस रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज जो था। तो एन.टी. रामाराव करके आंध्रा के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने ऑपोजिशन की लीडर्स का एक कनक्लेव कराना था। तो वो फारूक साहब ने वो श्रीनगर में होल्ड करवाया। तो उस तरीके से कुछ उनकी मतलब सेंटर और उसके बीच में थोड़ा हो गए, कट कर दिया और वो चीफ मिनिस्टर बन गए। तो 83 से 85 में वो एक पीरियड एक ऐसा रहा। फिर उसके बाद वो दोबारा अपॉइंट हुए थे एज गवर्नर। तो मैं पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरा अपना दौर जो है कश्मीर का 90s के बीच में ही रहा है। तो उनकी फिर बाद में मैंने ये सुना है कि वो जो पहले टेन्योर में जगमोहन साहब आए थे, तो उस टाइम वो काफ़ी डेवलपमेंटल और उन अप्रोचेस से काम कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली को से आए हुए थे, तो दिल्ली बेस पे वो काम कर रहे थे दिल्ली में। क्योंकि जगमोहन साहब बेसिकली अर्बन प्लानर थे, और उनका जो फोटे है, अगर आप कह लें कि उनका टेन्योर एज डीडीए जो वाइस चेयरमैन था, वो कंट्रोवर्शियल जरूर रहा, बट उन्होंने दिल्ली का फेस एक बदल दिया था, चेंज कर दिया था। तो ही वॉज ए कॉन्फिडेंट ऑफ दी देन एस्टेब्लिशमेंट। तो जब ये यहाँ पे आए, वो एज दी फर्स्ट टाइम जो गवर्नर आए थे, तो जब उनको मौका मिला, जब ये गवर्नमेंट का गिरने के बाद, जब शाह साहब की सरकार आई और उसके बाद वो गवर्नर रूल जब लगा, तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें, तो अब लोगों को क्या होता है कि जब कोई ऐसी चीज़ पहली बार हो रही होती है तो उनको, तो ही वॉज ए अर्बन प्लानर डिज़ाइन, तो उनका एक्सपीरियंस भी उसी में था। ही वॉज ए ग्रेट ऑर्गेनाइजर, ही कुड लीड मैन और वेरी डिसाइसिव, एंड और देन ही कुड गेट इमीडिएट रिजल्ट्स। जो वैष्णो देवी का एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड बना, और जो पेस ऑफ जो चेंज थे वॉज रियली आई थिंक एक्सेप्शनली फास्ट, कि ट्रैक बन गया, पानी पीने का हो गया, लोगों को शेल्टर मिल गया लोगों को। तो नेचुरली वहाँ पे जो वेस्टर्न इंटरेस्ट थे उनको तो अच्छा नहीं लगा, पर जो पिलग्रिम को जो एक जर्नी, जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था, वो साफ़ सुथरा रहने के, तो वो एक था। तो जगमोहन साहब उस टेन्योर में तो बड़े पॉपुलर थे। प्रोफाइल रोल क्या होता है जो आपने उस टाइम किया? समय में मुझे कुपवाड़ा भेज दिया गया श्रीनगर। तो पहुँचे, फ्लाइट दोपहर के करीब पहुँची, तो मैंने कॉल ऑन किया डिविजनल कमिश्नर साहब को, और हमारे कोलीग थे वहाँ पे, और तकरीबन शाम के 2:30-3-4 बज चुके थे। अब जुलाई तो समझ है,
तो अंधेरा भी थोड़ा लेट ही होता है, तो मैंने कहा कि चलो भैया चलते हैं कुपवाड़ा। उसने कहा कुपवाड़ा इस समय जा रहे हो 4 बजे करीब? तो मैंने कहा हाँ क्या है, दिन है, लाइट है। कहते नहीं नहीं अभी नहीं जाना है इस समय। ऐसा था। हाँ अभी नहीं जाना है, अभी कल सुबह निकलेंगे हम यहाँ से। तो कल सुबह निकलेंगे तो हम निकले हम। एक्चुअली सड़कों पे इतना ट्रैफिक वगैरह नहीं हुआ करता था कि कुछ ना कुछ वादी में होता रहता था। तो ये जो ड्राइवर था कि खासकर जब हम इधर सोपुर से आगे की तरफ निकलने लग पड़े तो ही वुड ब्लो दी कार्स हॉर्न, मतलब हॉर्न बजाया करता था रिदमिकली, जैसे कुछ एक पर्टिकुलर पे भले किस किस्म का बजाया। तो मैं देखूँ ना आगे गाड़ी है ना पीछे गाड़ी है, बजा क्यों रहा है? ये बजा क्यों रहा है? तो उस समय मैंने पूछा नहीं। मैंने घर जाके जब कुपवाड़ा पहुंच गए तो उसने कहा कि, मैंने कहा भाई सरदार जी, तो मैंने कहा यार सरदार जी क्या हॉर्न क्यों बजा रहे थे यार? कहता नहीं सर वो होता है कि जा रहे होते हैं उनको पता लग जाता है कि डीसी जा रहे हैं, इसको कुछ नहीं कहना है ऐसा हॉर्न बजाने से। तो मैंने कहा ऐसा हॉर्न बजाने से ये भी तो पता लग जाता है कि डीसी आ रहा है कुछ गड़बड़ कर। कि हर जगह में अच्छे लोग भी होते हैं। तो मुझे कुपवाड़ा के लोगों से बहुत सपोर्ट मिली और बहुत प्यार मिला। और जब मैं गया तो माय सन वाज दी एल्डेस्ट सन वाज वेरी यंग, ही वाज ओनली 6 months ओल्ड एंड ही वाज स्पेंडिंग फर्स्ट विंटर्स इन स्नो। कि बर्फ़ तो हम यहाँ से देखते हैं, घूमने फिरने जाएं तो वहाँ तो पहली बार बर्फ़ में रहना पड़ा। और आई हैड सीन 3 winters देयर। तो मुझे तो ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ कि, ऑफ कोर्स दिस एलिमेंट ऑफ ये जो मिलिटेंट वगैरह घूमते टेररिस्ट घूमते रहते थे, इनसे थोड़ा बच के रहना पड़ता था। अदरवाइज लोग अच्छे हैं एंड आई स्टिल हैव गुड फॉन्ड मेमोरीज। और मेरे दोनों जो PSOs थे और वो वहीं के थे लोकल। आपको किसी तरीके का थ्रेट उस टाइम वहाँ आपकी तरफ भी आया होगा या? अब ये 95 में तो कुछ लोगों की जान भी चली गई थी, 5-6 लोगों की। और अब हम 96 में आ गए। तो 96 में हमारे पास इंटेलिजेंस आई वहाँ पे कि कुपवाड़ा में ये 3 इंसिडेंट हो सकते हैं। एक वहाँ पे एक काउंटर इंसर्जेंट हुआ करता था हाथी बाई करके, कि उस पे अटैक होगा उसके घर के ऊपर। सेकेंड वाज कुपवाड़ा बाज़ार में कोई आईडी लगेगी और फोर्सेस को टारगेट किया जाएगा। थर्ड वाज वेरी स्पेसिफिक कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ब्लास्ट होगा। सारे ऑफिसेज एक ही कॉम्प्लेक्स में हैं। और कुपवाड़ा में हमारी जो सलामी लेने की जगह होती थी वो हम देते थे टेरेस के ऊपर से। और ये परेड वगैरह नीचे होती थी, बर्फ़ होती थी तो नेचुरली लोगों की प्रेजेंस कम होती थी। पूरा एंटी सैबोटाज चेक वगैरह सब कराए गए कि सब देखो पूरा लगा लगू के। आई हैड रिक्वेस्टेड दी जो इन्फेंट्री ड्रिव था, आई थिंक 28 इन्फेंट्री ड्रिव है वहाँ पे, उनके GOC को हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप देख लो क्या मसला है यहाँ पे। तो वहाँ पे तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा सब कुछ ठीक ठाक है, कोई है। तो वी हैड द क्लियरेंसेस एवरीथिंग। सो ऑन 26 जनवरी एंड नेचुरली वहाँ पे कार्ड वार्ड नहीं छपते थे, तो वर्ड ऑफ माउथ से ही होता था कि भाई इस टाइम पे आना, इस टाइम पे आना। तो वी हैड, तो उन दोनों ठंड कुछ ज़्यादा थी उस दिन। तो हमने कहा कि माई वाइफ ऑल्सो सेड कि नहीं साहब मुझे भी जाना है आज परेड पे। तो मैंने कहा वहाँ लेडीज़ तो है नहीं। उसने कहा नहीं नहीं वो फलां एक कमांडेंट है BSF का, एक DIG है, 2 लेडीज़ हैं, हम 3 लेडीज़ ठीक है बैठ जाएंगी। तो आप भी अपना काम करना, हम भी काम करना। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो बेटे को हमने घर में छोड़ा लड़के के पास। तो हमने कहा चलते हैं किस में। तो इससे थोड़ा आधा घंटा हमने आगे कर दिया। So that has probably, I think, saved our lives. So there was one ID, I think a 25-30 kg ID had been planted in the office, and the same kind of explosive material जो जहाँ पे MM Stadium इस्तेमाल हुआ था वो इस्तेमाल हुआ था। and the ID had been just kept near the terrace, कि जहाँ पे टेरेस की फॉल सीलिंग है, चलते चलते वो वहाँ भी आ गए। तो वहाँ पे दीवार मिलती थी कि you could attack the conference hall also, you could attack the terrace also, you could attack the building per se। तो वहाँ पे लगा के छोड़ा था, जो तिकोना कोने पे लगा के। तो अभी हम गेट में एंट्री कर रहे थे तो ब्लास्ट हो गया, बेंट ऑफ और पूरी बिल्डिंग गिर गई।
और पूरी बिल्डिंग गिर गई वहाँ पे जहाँ पे लोग परेड कर रहे थे। तो अब होते ना, मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा पावरफुल है। तो जस्ट 15 मिनट्स अगो द इंटायर कॉन्टिजेंट, मतलब आप समझ लो कि 200 बंदे जो खड़े थे, दे हैड जस्ट गॉन इनसाइड कि अच्छा ठीक है, टॉयलेट वॉयलेट होते हैं, कुछ हाथ वाथ सेक लेते हैं, देन विल कम आउट बिकॉज इट्स ऑल स्नो ऑल अराउंड एंड दैट वाज ओनली पोर्शन वी हैड क्लियर्ड। तो एंड देयर ओनली 2 पर्सन्स हु गॉट इंजरीज। एक मेरा नाजिर होता था, हबीबुल्लाह धोबी करके उसका नाम था। एक ट्यूबलाइट गिरी, कट गया, उसका मुंह कट गया। एंड देन वाज एक सरदार डीवाईएसपी था, एक सीजीआई शीट उड़ती गई तो उसको सिर पे लगी, बट ही वाज वेयरिंग ए टर्बन, देन ही आल्सो गॉट सेव्ड। These are only 2 things, बाकी nothing happened, but entire building collapsed. और उसके बाद जब वहाँ पे गए वापस, तो अब क्या था कि झंडा तो चढ़ाना है, तो झंडा तो चढ़ाना था। तो पर वहाँ पे होता है कि जब आईडी एक बार लगी होती है तो देयर इज ऑलवेज ए सिस्टर आईडी ऑल्सो, कि उनको पता होता है, बिकॉज वो भी हमारी एक्टिविटीज़ देख रहे होते हैं कि हाउ डू द ऑफिसर्स एंड द पुलिस फोर्सेस रिएक्ट, कि ये बाद में सीनियर अफसर मौका देखने आते हैं या इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं, देयर इज ऑलवेज ए सिस्टर आईडी, और बाद में ब्लास्ट करते हैं। देन वी सेड कि अच्छा झंडे का तो लाना है उधर से, तो फिर हमने भी ऑल्सो वेटेड फॉर 3-4 आवर्स। फिर थोड़ी थोड़ी करके हिम्मत करके फिर जो फ्लैग को वहाँ से लगाया, निकाल के लाया। उसके सामने एक टूरिस्ट का हट था, विच वॉज द एसपीज ऑफिस, एसपी कोपाडा's ऑफिस। देन वी ब्रॉट द सेम फ्लैग देयर, देन वी अनफर्ल्ड इट देयर। दैट वाज क्वाइट एन इमोशनल मोमेंट कि भैया ये सब हो गया। एंड telecommunication lines were very poor, and the only mode of communication was through the army line. And तो उसके बाद I just was able to tell my sister कि I am okay, I am okay. And but Pakistan TV was all over कि डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में ब्लास्ट हो गया और दफ्तर उड़ गया और बंदे मर गए, और ये कॉल काइंड ऑफ जो प्रोपेगेंडा उनका होता है। And since there was no means of communication, my parents would also, my mother, and they would also fear the worst कि नहीं साहब ये he's hospitalized or injured, he's not speaking or something. But there was, but 4-5 दिन के बाद when I finally was able to get out of Kupwara and come to Jammu and show them my face, then they said कि अच्छा. So that was very मतलब ऐसे इंटेंस सिचुएशंस वहाँ क्योंकि पॉसिबली हर जगह हुई है। तो एक बार मैं यहाँ पे आया तो माई वाइफ वॉज कमिंग फ्रॉम जम्मू, तो ये फ़्लाइट उन दोनों श्रीनगर की अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट्स हुआ करती थी, तो आरओपी लेट लगती थी, तो यू हैव टू रिसीव देम एट द एयरपोर्ट, जल्दी निकलना पड़ता था। तो हमने अगेन सुबह सुबह निकले और निकल के आ गए। तो जब मैं श्रीनगर पहुंचा तो पूरा पीसीआर भी से ढूंढ रहा है कि भैया किधर हो, ये है वो, एसपी साहब भी ढूंढ रहे हैं। फ़ोन पे बात की तो बाद में कहा ठीक है। तो मैंने कहा होगा क्या, कहता जहाँ से हम निकले तो पीछे पीछे उसी रूट पे एक सीआरपीएफ की बस भी आ रही थी, तो दैट हैड बीन ब्लोन अप, तो उसमें कोई 10-12 बंदे मार दिए थे। अब मुझे छोड़ दिया या बच गया या आई जस्ट एस्केप, या वो बंदा वो सो गया होगा जिसने आईडी लगानी थी, जिसने बटन दबाना था वो सो गया होगा, कुछ होगा ऊपर वाले को अब आई थिंक अनटोल्ड स्टोरी ही है। तो ये सब चीज़ें हैं। पर ऐसे मतलब टॉप नॉच जो लोग कंट्री के जिन्होंने इस मकाम तक पहुंचाया, उनके साथ आपको काम करने का, इंटरेक्शन का भी मौका मिला है। हाँ बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि आदमी ये सोचता है कि जितना आदमी होता है उतना ही हम्बल और उतना ही शांत होता है। तो इवन इन दी वर्स्ट ऑफ टाइम जब इतना प्रेशर होता है, आई हैव नेवर सीन देम लूजिंग देयर टेम्पर, और दे वर ऑलवेज फ्रेंडली। एंड इधर पार्लियामेंट डिबेट चल रही है, दिल बोले डॉक्टर कलाम विल स्टिल टेक मी आउट फॉर ए डोसा, चल वही डिफेंस कॉलोनी में वहाँ पे चलते हैं, डोसा खा के आते हैं। तो आई वॉज वेरी यंग, मतलब हमारी 98 में हमें 14 ईयर्स ऑफ सर्विस, मतलब 38-39 ईयर्स ऑफ एज। और आपको जो एटम बम बनाने वाला कहे कि चलो डोसा खा के आते हैं, तो आदमी तो देखता ही रहता है उसको जाके। या डॉक्टर कलाम कभी आ जाए, वो चाय पी रहे हो तो आपको बोले अच्छा आप गए हो कोई सवाल का जवाब वेट कराने उनसे, तो सुनने में आई थिंक इट वाज एक्सपीरियंस बाय इटसेल्फ। सर अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा आई एम श्योर। और फिर उसके बाद आप उसके बाद मैं एज ए डिविजनल व्हेन आई रिवर्टेड बैक
तो उसके बाद मैं मंत्री जी की प्राइवेट सेक्रेटरी भी रहा। शी वॉज रीता वर्मा, प्रोफेसर रीता वर्मा जी थी सेंटर में ही, मैं उनका एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी रहा। जब ये पार्लियामेंट्री अटैक हुआ 2001 में, तो उन दिनों पार्लियामेंट में बड़ी डिस्ट्रप्शन चल रही थी कि वॉकआउट वगैरह होते थे, तो वी हैड टू गो टू आंसर। उन दोनों पता लगा कि नहीं, पार्लियामेंट एडजर्न हो गया है, अदरवाइज वी वर सपोज टू गो टू पार्लियामेंट। उस दैट डे जिस दिन वो अटैक हुआ था, अटैक हुआ, तो पता लगा पार्लियामेंट एडजर्न हो गया, तो जाने का सवाल नहीं था। तो थोड़ी देर में पता लगा, तड़ाक तड़ाक की आवाज़ें शुरू हो गई वहाँ पे, तो दूसरा ही काम शुरू हो गया। तो देन आई रिवर्टेड बैक इन 2000, वहीं से मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। देन आई डिड माई MBA। तो फिर एज डिवकॉम आपने यहाँ रोल, एज डिवकॉम अगेन। सर किस तरह का रोल होता है एज डिवकॉम? एज डिवकॉम आप समझे कि अगेन यू आर बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, पूरा डेवलपमेंटल प्रोसेस को रिव्यू करना, लॉ एंड ऑर्डर को कोऑर्डिनेट करना, और कोई नए इनिशिएटिव हो, पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट के पास लेके जाना, एंड मेक श्योर जनरली कि भाई सब अमन चैन रहे और किसी किस्म की कोई गतिविधि गड़बड़ ना हो। तो सर जो नेक्स्ट मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था आपसे कि जो एज चीफ सेक्रेटरी आप रहे, 2 साल आपका टेन्योर रहा है, तो थोड़ा सा ब्रीफली, क्योंकि एज चीफ सेक्रेटरी हाईएस्ट सर्विसेज है एक स्टेट की, तो किस तरह का रोल है, अगर आप ब्रीफली बता दें स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। मैं 2015 में मैं चीफ सेक्रेटरी बनने का मुझे मौका मिला। आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि जब भी आप किसी सर्विस में ज्वाइन करते हो, कोई भी सर्विस हो, तो आपकी एक इच्छा होती है कि मैं इस सर्विस का जो टॉप है उस पर पहुँचूँ, और वो टॉप स्टेट में चीफ सेक्रेटरी का होता है, भारत सरकार में सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी तो एक ही बनेगा। तो जैसे शुरू में आपने सवाल किया था कि उम्र से क्या, अगर आप बड़ी छोटी उम्र में आ जाते हो तो आपको कैबिनेट सेक्रेटरी मिलने का भी मौका मिल सकता है, बट अब नहीं होते हो देन आप उससे महरूम रह जाते हो। तो मुझे आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे चीफ सेक्रेटरी बनने का मौका मिला, और उसके बाद मैं भारत सरकार में सेक्रेटरी भी बनने का मौका मिला। तो 2015 में मैं सेक्रेटरी बना। तो सेक्रेटरी का मेन रोल होता है, यू आर सेक्रेटरी टू द कैबिनेट, कि आप कैबिनेट के सेक्रेटरी होते हैं, और जितने भी प्रपोज़ल कैबिनेट के सामने रखे जाने होते हैं वो आप वेट करते हो थ्रू दी जनरल डिपार्टमेंट, वेट करके कि सारी फॉर्मेलिटीज़, कंसल्टेटिव प्रोसेस, जो अलग अलग फाइनेंस है, प्लानिंग है, लॉ डिपार्टमेंट है, वो प्रपोज़ल उनको वेट किया है, कोई किसी किस्म की इरेगुलरिटी या इलीगैलिटी तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो डिपार्टमेंट के प्रपोज़ल वेट करके वो कैबिनेट के सामने रखता है, और कैबिनेट फिर कंसिडर करती है, और कैबिनेट उसको अपनी विजडम में पास करे या पेंडिंग कर दे, जो भी है। तो ही जो सबसे अहम रोल उसका एक सेक्रेटरी टू द कैबिनेट होता है, कि जितने भी होता है उसके पॉलिसीज़ वगैरह। दूसरा है, ही इज़ दी कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट, फोकल पॉइंट फॉर ऑल दी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, कि जितने भी कोऑर्डिनेशन के जो चीफ मिनिस्टर के जो ऐसे उस समय स्टेट की जो चीफ मिनिस्टर के इख्तियार होते हैं, जो अपनी पावर्स होती हैं, उनको एक्सरसाइज कराने के लिए बाकी डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है। कोई प्रपोजल CM के अप्रूवल के लिए जाना होता है, उसको देखता है। तो आप समझ लीजिए कि वो कैबिनेट का सेक्रेटरी तो है ही है, और गवर्नमेंट की फंक्शनिंग का वो लिंचपिन रहता है, कि आप डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करते हो ताकि सारे जो डिपार्टमेंट जो है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके मुताबिक चले, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट भी और रिव्यू भी करता है, सब रिव्यू लेता है और सब कुछ करता है। तो ही इज़ द काइंड ऑफ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड द परमानेंट ब्यूरोक्रेसी। तो ये एक उसका इम्पोर्टेंट रोल। JKSSC एंड JKPSC, ये 2 ऐसे महकमे हैं जो डायरेक्ट एक यूथ से रिलेट करते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं बच्चों के लिए। पहले तो थोड़ा सा हमें आइडिया चाहिए आपसे कि किस तरह के रिफॉर्म्स आपके टेन्योर में JKSSC में हुए हैं, देन विल कम टू JKPSC। देखिए, जब मैं JK स्टाफ जो मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैं चेयरमैन बना, वो 2019 में बना मैं, और उस समय जो गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा जो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म जो था, उन्होंने इंटरव्यूज़ हटा दिए थे। जो इस किस्म की नॉन गैजेटेड पोस्ट थे उसके इंटरव्यूज़ हटा दिए थे।
तो एक ऐसा सिस्टम डिवाइस करना चाहिए होता था कि जिससे कि वो सारी जो क्वालिटीज़ वो असेस थ्रू रिटन एग्ज़ाम हो जाए, कि जिसमें एक तो डिस्क्रिप्शन जो इंटरव्यू में होती है वो हट जाए, और एक इंटरव्यू वाज बिकम वेरी ट्रबलसम और कम्बरसम प्रोसेस होता था, और कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नंबर्स ही इतने ज़्यादा होते हैं कि वो लाखों से होते हैं, वो इंटरव्यू कंडक्ट करना ही उनको बहुत परेशानी होती थी। तो उसको एक स्विच ओवर करने के दैट वाज दी सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस वही था। उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया, और इसी तरीके से वो आप जो क्वेश्चन बैंक जो उस समय था, अलग से डिपार्टमेंट्स के था, क्वेश्चन बैंक सीरीज़ बनाने का, नॉर्मलाइजेशन का एक प्रोसेस था, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि एग्ज़ाम टाइम पे होने चाहिए, उनके रिज़ल्ट टाइम पे निकलने चाहिए, ताकि साइकिल है एग्ज़ाम का। तो मेरी कोशिश रही एज चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कि वो उसमें वो रहा, उसमें किया जाए। तो मैं तकरीबन ज़्यादा समय मेरा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में नहीं रहा मैं। फिर मैं उसके बाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन के यहाँ पे आ गया था। JKPSC में कुछ रिफॉर्म्स आए हैं जो आपके टेन्योर से शुरू हुए हैं। बहुत डिफरेंटली एग्ज़ाम हुआ करता था, दो ऑप्शनल हुआ करते थे, टाइम से एग्ज़ाम नहीं होता था, टाइम से एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता था, रिज़ल्ट टाइम से नहीं आता था। बट जब से आपने फिर उसकी दौड़ धूप संभाली एज चेयरमैन, तो JKPSC में एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस शुरू हो गया। तो मतलब क्या माइंड में था आपका जब आपने ये चेयरमैनशिप वहाँ ली, और किस तरह, क्योंकि उससे पहले भी काफ़ी सारे चेयरमैन्स थे, काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने उसको इनिशिएट करने की कोशिश की होगी, आई एम श्योर। आप किस तरह सर उसको देखते थे, और फिर कैसे कैसे चेंजेस आपने किए? देखिए, जैसे आपने सबसे पहले कहा था कि हमारे अपने जो एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है, और ख़ास करके अपना सिलेबस और जो स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन उसको अलाइन करना विद द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कि जो हमारे बच्चे थे वही जो बच्चे यहाँ पे JKS का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, और वही UPSC में सिविल सर्विस का एग्ज़ाम लिख रहे होते थे। अब दोनों में अलग अलग होने से, क्योंकि UPSC जो जैसे आपने शुरू में बताया कि 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, और यहाँ भी 2 ऑप्शनल्स थे, UPSC ने लॉन्ग टाइम बैक इस प्रोसेस को डिस्कार्ड कर दिया था। उन्होंने अलग से नई स्कीम बना दी थी, जिसमें कि ऑप्शनल में तो एक ही कंपलसरी हो गया था। अब आप 2 ऑप्शनल लेने के बजाय एक रखते थे। तो जो GS में 2 के बजाय 4 पेपर हो चुके थे। आपका एथिक्स का एक पेपर उसमें इंट्रोड्यूस हो रखा था, आपका essay का पेपर इंट्रोड्यूस हो रखा था, जो हमारे साथ पूरा अलाइन नहीं थी। यहाँ पे हम essay भी लिखवाते थे और 2 ऑप्शनल भी कराते थे। तो यहाँ क्या होता था कि बच्चे को इतना स्ट्रेस होता था कि जब यहाँ की तैयारी कर रहा था, उसको ऐसी तैयारी करनी पड़ती थी कि GS के 2 पेपर पर ऑप्शनल के 2 पेपर एडिशनल करने पड़ते थे। जब वो वही बच्चा UPSC एग्ज़ाम दे रहा होता था, तो सडनली उसको लगता कि मुझे ऑप्शनल 1 करना है, पर GS अब 4 करने हैं, एथिक्स भी करना है और essay भी करना है। essay तो चलो यहाँ भी था। तो उस प्रोसेस को पूरा स्टेबलाइज करने की कोशिश थी, कि क्योंकि इसका जो पहला जो हुआ था, जब मैं एज चीफ सेक्रेटरी था, ये प्रोसेस तब से शुरू हुआ था। 2016-17 में ये स्कीम गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी थी। उसका एग्ज़ाम आने के बाद काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, जो बाद में 2019 में जाके रिज़ल्ट निकले। एग्ज़ाम उनके 2016 में शुरू हुए, एक बार पेपर कैंसिल हो गया, फिर वो बड़ी सारी प्रॉब्लम हुई, 2 बार एग्ज़ाम करना पड़ा, कोर्ट कचहरी में काफ़ी केसेस बने। तो 2019 में ही वो नतीजे उसका निकल पाया था। इंटायर प्रोसेस को तकरीबन 3-3.5 साल उसमें लग गए थे। तो उसके बाद 2020 का जो एग्ज़ाम था, उसको थोड़ा स्टेबलाइज करने की ज़रूरत थी। वो मेरी कोशिश रही कि इसको UPSC के साथ पूरा अलाइन कर दिया जाए। तो वो उस समय हम थोड़ा स्टेबलाइज उसमें कर पाए। एक तो ये था उसमें। दूसरा ये था कि एक ये चीज़ थी, गवर्नमेंट से बैठ के बात करेगी कि हमारी जो पीरियोडिसिटी एग्ज़ाम, UPSC हर साल एग्ज़ाम करता है, हमारे एग्ज़ाम एक हो रहा है कभी 2 साल, कभी 4 साल, और कई बार तो ऐसा होता है कि 5-5, 6-6 साल का गैप हो जाता था। तो उसमें क्या था कि बच्चों को, क्योंकि आपको एक महदूद चांसेस होते हैं, एक महदूद उम्र की सीमा होती है कि आप 32 साल से ऊपर पेपर नहीं लिख सकते, आपके पास 4 या 6 चांसेस हैं। अगर आप 32 साल की उम्र में अगर 21 साल में एलिजिबल होते हैं, 11-12 साल में एग्ज़ाम ही 2 बार कराते हो, 3 बार कराते हो, तो उनको पूरा एग्ज़ाम लिखने का मौका ही नहीं मिलता है कि अपना
लक ट्राई मतलब मेहनत से जो कोशिश अटेम्प्ट्स पूरी कर सकें, या कई बार ओवरेज ही आदमी हो जाता है। तो अब जैसे तो इसका था कि, और इसका एक चीज़ और भी होती थी कि जब इतने देर के बाद एग्ज़ाम होता था तो एक कार्डर मैनेजमेंट के लिए अच्छा नहीं होता था। सडनली आप 300 लोग भर्ती कर रहे हैं या 400 लोग भर्ती कर रहे हैं, और उनके जो इनटेक तो हो जाती थी, प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम आ जाती थी। तो होता गया था कि उनका जो सबसे सीनियर आदमी जो है वो कहीं ऊपर पहुंचा है, तो अब जो सबसे आखिरी बंदा उसके बैच में, जैसे पुलिस में तो हो सकता है वो आईजी बन के बैठा हो, ये भी एसपी ही बन के बैठा हो, या सिविल सर्विस में वो स्पेशल सेक्रेटरी बन के बैठा हो, या भी अंडर सेक्रेटरी बन के बैठा हो। तो इतना गैप आ जाता था, विच इज़ नॉट गुड फॉर द सर्विस मोरल एंड फॉर द प्रमोशनल आस्पेक्ट्स ऑल्सो। तो गवर्नमेंट ने भी उसको काफ़ी प्रोएक्टिव स्टेप्स लिया और मदद की, कि उन्होंने कहा कि हर साल हमको, रूल्स तो थे बट इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत थी कि हर साल आपको साल में 2 बार सर्विस पोस्ट रेफर होनी चाहिए। एंड आई मस्ट से कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑल्सो टुक सम वेरी क्विक डिसीजंस ऑल्सो। हमारा जो 2022 का शायद था एग्ज़ाम था, 21-22 का एग्ज़ाम था, वो इन्हीं सारी बिजनेस रूल के ऊपर चैलेंज करके उन्होंने हमारी चैलेंज को कर दिया था। एंड दे आर टेकन ए काइंड ऑफ इंटरिम ऑर्डर कि हमें भी दे दें अब बैठने के लिए। तो वी कॉन्शियस डिसीजन वी सेड, वी प्रेड बिफोर द हाई कोर्ट कि आप सुन के फैसला ही कर दो। आप इंटरिम में आप कहते हो इनसे एग्ज़ाम दे दो, कि अगर कि उसमें था कि अगर इनको हम एग्ज़ाम में बैठने देते हैं, इनसे ज़्यादा नंबर वाले सैकड़ों बच्चे और हैं। मतलब सम पीपल हैड गॉन टू द कोर्ट, दे सेड कि हमको बैठने की इजाज़त दे दो, एंड दे हैड टेकन ए ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कि इनको इंटरिम में बैठ। मैंने कहा इफ़ आई टेल देम, इनके तो 10 नंबर हैं, इनके 10 और जो 11-12 में तो और बड़े बच्चे हैं, अगर वो किधर जाएंगे, उनको बैठाऊंगा तो मेरी एग्ज़ाम की तो वैसे ही ख़राब हो जाएगी हालत। एंड व्हाट डू आई डू, तो आपसे बेटर है कि मैं एग्ज़ाम ही पोस्टपोन कर देता हूँ। एंड वी डिड पोस्टपोन दी 22 एग्ज़ाम, और वो हमारा एग्ज़ाम पहले शायद फरवरी-मार्च में होना था, मार्च में होना था। देन वी रिक्वेस्टेड द कोर्ट की अर्ली डिसीजन, उन्होंने जल्दी दे दिया, एंड वी वर एबल टू कंडक्ट द एग्ज़ाम बाय अप्रैल एंड तक हमने एग्ज़ाम कंडक्ट कर नो टाइम फिर वापस विद इन नो टाइम। तो सो इसमें डिस्क्रिशन ऑफ इंटरव्यू बोर्ड्स वाज आल्सो स्ट्रीमलाइंड, कि दिन वी सेड कि ऑल्दो वीडियोग्राफी इज स्लाइटली मोर डिफ़िकल्ट थिंग, कि वीडियोग्राफी में अंदर बड़ी सारी चीज़ें आती हैं, बट ये है कि आप उसी समय इंटरव्यू नंबर दे के आपको एक रेंज दी जाती थी कि इस तरीके से आप कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। तो डिस्क्रिशन जो थी वो इंटरव्यू बोर्ड की टेकन अवे टू लार्ज एक्सटेंट, सो देयर नो वेरिएशंस। और ये भी था कि कोई बच्चा अगर इंटरव्यू में आ रहा है तो उसने प्रीलिम क्लियर किया है, उसने मेन क्लियर किया है, तो सर्टनली इतना ख़राब तो नहीं हो सकता है उसको 250 में से सिर्फ 30 ही नंबर मिले, 20 ही नंबर मिले, और ही कैन नॉट बी सो ब्रिलियंट कि उसको मेन में तो 50% नंबर मिल रहे हैं और इंटरव्यू में उसको 90% मिल रहे हैं। वह वैसा भी नहीं हो सकता। वी ट्राई टू हार्मोनाइज, बोले जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी यूपीएससी से भी हमने सीखी, और बाकी जो हमारी सिस्टर पीएससीज थी रेस्ट ऑफ द कंट्री में, उनसे भी सीखी इन सारे। तो दी बेस्ट टू थिंग अगर मैं पीएससी का कहूँ तो एक तो ये था कि हमारे बिजनेस रूल्स दे वर अपडेटेड एंड दे वर मेड, उसमें काफ़ी सारे जो कोर्ट कचहरी के केसेस से हम बच गए कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कैसे करना है, बिकॉज हमारे लिए वही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तो दैट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वाज एबल टू डू, एंड देन रेगुलर कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स। अभी जैसे हाल में ही प्री का नोटिफिकेशन आया है एंड देन डेट एक्सटेंड होके 7 तक गया है, और जो पीछे का एग्ज़ाम था जो मेंस में मेंस का रिज़ल्ट आना चाहिए था आपके टेन्योर में, आपके टेन्योर के बाद के कुछ टेन्योर्स में ऐसा पॉसिबल ही नहीं था 75 डेज़ भी हो, विद इन 70 डेज़ रिज़ल्ट आ गया था। तो इस बार फिर वो डिले मेरा ख्याल है कुछ 110 डेज़ प्लस हो गए होंगे, और उससे थोड़ा सा बच्चा परेशान हो जाता है ओवरऑल जो तैयारी कर रहा। अगेन 7 दिसंबर एग्ज़ाम है प्री का, और पीछे जब रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था टाइम से, वो टाइम से आया नहीं है, और बहुत ज़्यादा आगे डिले हुआ, तो बच्चे का वो बैलेंस बिगड़ जाता है। वो नहीं होना चाहिए, पर आई डोंट नो, हो सकता है कोई बैलेंस सब बिगड़ जाता है। सर क्या बिजनेस रूल्स में ऐसा कोई रूल भी है कि
प्रीलिम्स की नोटिफिकेशन आने के बाद इतने टाइम टेन्योर में हो जाना चाहिए, या मेंस का रिजल्ट इतने टेन्योर में हो जाना नहीं, वो आना चाहिए? नहीं हो सकता, बिकॉज नो टू थिंग्स आर सिमिलर कि कोई ऐसा टाइमलाइन तो प्रोवाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट कोशिश यही होती है कि एक साइकिल जो एग्ज़ाम का हो कि वो कंप्लीट हो जाना चाहिए बिफोर प्रीलिम, अगले का प्रीलिम कराने के लिए। और क्योंकि शुरू में जैसे हमने कहा था कि आपकी कोशिश ये होनी कि हर साल एग्ज़ाम होना चाहिए, ताकि बच्चे को अगर 21 साल में एलिजिबल होता है और 32 साल उसकी लास्ट डेट है, मतलब तो 6 अटैम्प्ट देने हैं, तो आपको इतने मौके उसको देने चाहिए कि आपको तो 11-12 अटैम्प्ट देने चाहिए। वो बच्चा कुछ दे, छोड़ के दे, अगले साल दे, ताकि वो 6 अटैम्प्ट मौका रहे उसके पास। ही शुड बी एबल टू कम्प्लीटली एग्जॉस्ट। वो डिबेट दूसरी है कि 6 अटैम्प्ट होने चाहिए कि 3 होने चाहिए कि 9 होने चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट बेट। बट सिंस एज ऑफ डेट 6 अटैम्प्ट हैं, तो ही शुड बी एबल टू फुली यूटिलाइज इट। तो पीएससी की कोशिश ये होनी चाहिए इतने अटैम्प्ट कंडक्ट है एग्जाम। और एक दूसरा एग्जाम ओवरलैप नहीं होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज यू आर अननेसेसरीली बर्डनिंग दिस सिस्टम। आप समझ लीजिए कि अभी मैंने प्रीलिम भी दिया है, मैंने मेंस भी दिया है और इंटरव्यू भी दिया है, एंड सडनली इंटरव्यू का रिजल्ट से पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आता है, तो लॉट ऑफ पीपल हु माइट गेट सेलेक्टेड विल आल्सो अपीयर इन प्रीलिम, एंड सो यू आर अननेसेसरीली बर्डनिंग द सिस्टम, एंड वो नहीं करना चाहिए। तो आपको एक साइकिल कंप्लीट करके, तो अब क्या वजूहत हैं तो आई एम नॉट अवेयर। तो फिलहाल तो सर मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बीच बीच में आपसे इंटरेक्शन हम सुनते भी आए हैं, हमने लेक्चर भी कराया था, तो स्टूडेंट्स आपसे पूछते रहते हैं कि जैसे बीच में 2 साल पहले ऑप्शनल को लेके, एंथ्रो को लेके आपको क्वेश्चंस पूछे थे बच्चों ने कि बहुत ज़्यादा नंबर उसमें दिए गए हैं, या फिर एग्ज़ाम के साइकिल को लेके। तो आपको क्या लगता है कि पीएससी में और क्या, अब जब आप पीएससी के चेयरमैन नहीं हैं, तो क्या कुछ और इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं जो बच्चों के बेहतरी के लिए, अगर कुछ भी आपके नोटिस में है? आई थिंक हर एक जो पीएससी होती है, चेयरमैन उसके मेंबर्स, वो बच्चों के लिए अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं। राइट। और अलग अलग तरीके ज़रूर हो सकते हैं, बट मोटिव तो सबका यही है कि मोटिव ये कि समय टाइम पे एग्ज़ाम होना चाहिए, जल्दी रिज़ल्ट निकलना चाहिए, क्योंकि नौकरी मिलना सबसे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है बच्चे के लिए। तो उसकी एंग्जाइटी और जितनी होती है उसको हेल्प किया जाए, उसको ओवरकम करने के लिए वो सारे स्टेप्स लेने चाहिए। सर एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चों के माइंड में चलता है और जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है यंग जनरेशन में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन, वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी को लेके या ऑनेस्टी को लेके कि इसमें सवाल खड़े हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई बार बच्चा मैंने देखा कि इस परेशानी से जूझता है। तो आपका क्या सजेशन है ऐसे बच्चों का कि क्या ट्रांसपेरेंसी का कोई क्वेश्चन है या डिसऑनेस्टी का किसी कोई तरीके से सवाल हो सकता है इन द कंडक्ट ऑफ एग्जाम? यस। देखिए ऐसा तो नहीं है। देखिए कोई पीएससी जो है वुड नॉट लाइक टू डू एनीथिंग रॉन्ग, और बच्चे को भी मतलब ये एक जैसे होता है ना कि ये मान के चलना कि नहीं सर बेईमानी तो होगी ही, तो वो अपने आप को भी कष्ट देगा और डूइंग इनजस्टिस टू द इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। आपको फेथ होना चाहिए और इंस्टीट्यूशन में, बिकॉज हाँ आपको बड़ी सारी बॉडीज़ हैं वो देख रहे हो, कोई गलती करेगा तो उसको तो पकड़ा जाएगा ही, बख्शा नहीं जाएगा। और वो तो चीज़ बाकी जब आप तैयारी कर रहे होते तो यू हैव टू हैव फेथ इन यू, अपनी एबिलिटीज़ में फेथ होना चाहिए और इंस्टीट्यूशन की फेयरनेस पे भी फेथ होना चाहिए। और क्योंकि अगर वो नहीं है तो आप अपने आप को कष्ट ही पाओगे, फिर उस स्कीम में उस कंपटीशन में जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब आप पहले ही प्रिज्यूम कर देते हो कि नहीं साहब ये फेयर नहीं है, तो फिर देन वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? तो टाइम ही वेस्ट मत करो, कुछ और करो। अगर आपको विश्वास है कि नहीं साहब मुझे अपनी मेहनत का सिला मिलेगा और मैं अच्छा करूँगा तो मैं सिलेक्ट भी हो जाऊँगा, और तभी आप उसमें करें। अगर आप इसी जगह मैं तो कर रहा हूँ पर वो बेईमान है, तो आप अपने आप को कष्ट दोगे। और या तो 100% जाओ कि भरोसा रख के, या हाँ फिर बिल्कुल, बिकॉज आपकी जब तैयारी कर रहे हो तो अगर आपके मन में एक लिंगरिंग डाउट है कि मैं तो तैयारी पूरी कर रहा हूँ, वो आगे पता नहीं क्या गड़बड़ होगा, फिर वो तैयारी आपकी कभी पूरी नहीं होगी। एक और दूसरी चीज़ है कि अगर फिर आपको
कभी इम्प्रूवमेंट का अपने आप को कभी मतलब कोई यू विल नॉट बी एबल टू मोटिवेट योर सेल्फ फॉर इम्प्रूवमेंट। देखिए एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्या है कि जैसे आप प्रीलिम देते हो तो शायद 20, 25, 30 हज़ार लोग अपीयर करेंगे, आपके पास वैकेंसी है 100 या 200, मतलब 100 ही मान लें अगर केस में, तो 20,000 बच्चे आ रहे हैं तो उनको 10 टाइम्स क्वालिफाई कराने 1000 बच्चे, तो 20,000 में से अगर अपीयर ही 17, 18,000, 15,000 भी हों तो 13, 14,000 बच्चों ने तो घर जाना ही जाना है ना। दे हैव टू अटेम्प्ट अगेन, सो ओनली 1000 पीपल टू गो फॉरवर्ड, एंड उस 1000 में से फिर 100 को ही मिलना है, 900 लोगों ने फिर बैक टू स्क्वायर बोर्ड आना है कि चल भैया फिर से शुरू करो। तो आपको सिस्टम में विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको लगा नहीं यार मैंने तो बहुत अच्छा किया था, उन्होंने बेईमानी की है, तो फिर गेम ही ख़त्म है, फिर तो आपको दूसरे एग्ज़ाम देना ही नहीं चाहिए। यू शुड हैव ट्रस्ट एंड यू हैव फेथ इन एबिलिटीज़ एंड ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन। राइट सर, ये मतलब बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक ट्रस्ट, बच्चा ट्रस्ट नहीं कर पाता और अगर नहीं ट्रस्ट है तो उसको उसमें जाना नहीं चाहिए। देखिए अल्टीमेटली इट्स नॉट ए डिग्री कि आपके 60% आएंगे और आप पास हो जाओगे, फर्स्ट डिवीजन हो जाएगी। आपके पास आपने 90% नंबर लाए एंड देयर इज़ 1 person हु हैज़ गॉट 91 मार्क्स, यू विल स्टिल फेल। तो आप 90% भी किसी काम के नहीं है। तो हो सकता है दूसरी सिला में यू हैव ओनली 55 मार्क्स एंड बाकी सबके 54 हैं, तो आप 55 नंबर लेके भी कामयाब हो जाएंगे। सो एवरीथिंग इज रिलेटिव, आप उसके साथ क्या है एंड व्हाट हैपेंस ऑन दैट पर्टिकुलर डे। बट सबसे पहले ज़रूरी है कि यू नीड टू डेवलप द ट्रस्ट, और उस ट्रस्ट के लिए आपको दूसरे जो लोग काम कर रहे हैं उन पर छोड़ना चाहिए कि वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल सर। सर एक ज़रूरी क्वेश्चन रिलेटेड टू JKPSC है, एज अ चेयरमैन, जब जो टेन्योर आप कर रहे हैं, जितने भी आपने इंटरव्यूज़ लिए हैं, उस टेन्योर में एज अ चेयरमैन जब आप चेयर पे बैठते थे, बच्चा आता था, तो कुछ क्वालिटीज़, क्या कुछ क्वालिटीज़ आप चाहते थे उस बच्चे में हो जिसकी वजह से उनको नंबर मिलते थे, जिसकी वजह से आपको लगता था ये बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है? देखिए हर एक बच्चा यूनिक होता है, हर एक के बच्चे की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं एंड ही इज़ ओन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स एंड सॉल्विंग थिंग्स। सो देयर इज़ नो वन, एक कोई मैं नहीं कह सकता ये परफेक्ट पर्सनैलिटी है, बट ओवरऑल क्वालिटीज़ जिसमें भी आप देखते हैं कि आता है, ही शुड बी प्रेजेंटेबल, ही शुड बी गुड कम्युनिकेटर, कि आपको कम्युनिकेशन ठीक ठाक होना चाहिए कि अगर आप किसी भी जाते हैं तो यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। अगर आप अपनी ज़रूरत ही कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो हाउ विल समबडी, या अगर आप किसी से एज ए लीडर या आप कहीं जाते हैं तो यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट योर रिक्वायरमेंट्स। वो खुद ही वो काम करने में सक्षम होना चाहिए ताकि लोग उस पर भरोसा करें। अगर आप लीडर नहीं हैं एंड फिर लोगों से उम्मीद करें कि मैं काम करूं, तो लीडरशिप के मतलब ही शुड बी ए गुड कम्युनिकेटर, ही शुड बी ए लीडर इन द सेंस, ही शुड बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर, क्योंकि आपको किसी सिलेक्ट कर रहे हैं जाके आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है एंड कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसका सोल्यूशन देना है। ये नहीं कहना है ये प्रॉब्लम है यार, ये तो और प्रॉब्लम है मैं नहीं हल कर सकता, तो देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड। यू शुड बी एबल टू एम्पैथाइज विद पीपल। अगर कि जैसे होता है कि आपको सारे काम तो आप नहीं कर पाएंगे, कायदे कानून हैं, बट आप एम्पैथाइज कर सकते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सुन सकते हैं एंड देन फीडबैक मैकेनिज्म भी कर सकते हैं कि नहीं साहब उस फीडबैक से अपने रूल्स पॉलिसीज़ इम्प्रूव भी कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग द लॉ और द पॉलिसी पर से दैट। सो ही शुड बी प्रेजेंटेबल, ही शुड बी एबल टू थिंक लॉजिकली कि एंड कोई भी चीज़ करें कि अगर आप उसको कोई प्रॉब्लम दी जाए तो ही शुड बी एबल टू थिंक लॉजिकली कि भाई इसका ये सोल्यूशन हो सकता है, कम अप विद लॉजिकल आंसर टू दैट। सो ऑल सेड एंड डन का आप क्या, मैं इतना कह सकता हूँ कि जब इंटरव्यूज़ में आदमी यही चीज़ें सोचता है कि क्या वो इज़ ही एबल टू थिंक लॉजिकली, कैन ही थिंक क्लियरली, डज ही क्रम्बल अंडर प्रेशर, कि कोई चीज़ समस्या है तो घबरा जाता है, हाथ पैर फूल जाते हैं, वो कोहेरेंट नहीं सोच सकता, कोहेरेंट सोच नहीं सकता, कोहेरेंट जवाब नहीं दे सकता। फिर अगर उसको कोई प्रॉब्लम सॉल्व में डाल दिया जाए तो इज़ ए प्रॉब्लम सॉल्वर और प्रॉब्लम क्रिएटर ऐड करता है।
एंड इज ए गुड टीम वर्कर, कि आपको अल्टीमेटली किसी भी प्रोफेशन में जाना है, यू हैव टू बी गुड टीम वर्कर। टीम वर्कर के लिए आपको यू हैव सीनियर्स, यू हैव सबॉर्डिनेट्स, तो यू हैव टू सीनियर से बात सुन के उनकी इम्प्लीमेंट भी करनी है और सिमिलरली अपनी इंस्ट्रक्शन सबॉर्डिनेट को कन्वे भी करनी है, सो दैट यू गेट द डिज़ायर रिजल्ट्स एंड गिव इट द डिज़ायर रिजल्ट्स टू योर सीनियर्स। सो इट्स ए पैकेज। आप एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए, कि आप प्रेजेंटेबल होना चाहिए, यू शुड नॉट बी वी ब्रैश काइंड ऑफ ए थिंग। ये सारी चीज़ें इन स्मॉल मेजर्स, मैं तो कहता हूँ एक चाट मसाला टाइप बना के सारी चीज़ें बना के सारी चीज़ें बैलेंस में हों, तो तभी देन यू आर किसी अफसर से। अगर आप कहें कि नहीं साहब इंटेलिजेंट तो बड़ा है पर गुस्सा बहुत है इसमें, तो आप धीरे धीरे रह जाएंगे। है तो है, बट ही इज़ अ सोल पर्सन, मतलब कि ये अकेला है, ये टीम वर्क नहीं कर सकता। मतलब अकेला उसको काम दे दो तो खुद कर लेगा, पर टीम वर्क नहीं है, तो दैट इज़ फिर आप किसी काम के नहीं है। या कोई जो है कि ये प्रेशर में इसके हाथ पैर फूल जाते हैं, तो फिर आप लॉ एंड ऑर्डर कैसे हैंडल करोगे? उधर से पत्थर चल रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, हाय हाय मुर्दाबाद हो रहा है, आप उसको टॉलरेट कर सकते नहीं कर सकते। सो इन सारी चीज़ों का देखते हो, यू हैव टू हैव ए बैलेंस पर्सनैलिटी, आई मस्ट से। तो सर जब आप लोग एज इंटरव्यू पैनल आप लोग इंटरव्यू लेते थे, तो अक्सर हॉबीज़ पे बात होती है, और कुछ इस तरह की हॉबीज़ भी आपने कुछ लेक्चर्स में बोला है कि कुछ अजीबोगरीब हॉबी लिख लेते हैं, जो हॉबी होनी नहीं चाहिए वो हॉबी लिख लेते हैं, और बाद में उसी चीज़ को लेके फंस जाते हैं। मैंने एक आधे लेक्चर में आपको सुनाया। तो हॉबीज़, कई बार मैं जब बच्चों से बात कर रहा हूँ, वो बोलते हैं हमें आइडिया ही नहीं है हॉबी क्या है हमारी, मतलब उन्होंने एक्सप्लोर ही नहीं किया होता है, तो फिर वो लिखे क्या? देखो, जब अब लिखने के एक तो होता है कि हॉबीज़ इज़ ए पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। आप करते क्या हो? क्या आप सारा दिन किताबें पढ़ते रहते हो? दैट कुड बी योर पर्सनैलिटी, कि मैं किताबें पढ़ता हूँ। तो उसके अलावा कुछ तो करते होंगे ना, कि बाग में जाते होंगे, हवाई सीखते होंगे, सैरी करते होंगे, पहाड़ चढ़ते होंगे। उसके बारे में उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता। तो देखिए, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि एक अच्छे ऑफिसर, मतलब इंटरव्यू में अच्छा अफसर बनने के लिए यू हैव टू बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट ऑल्सो। एंड ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट होने के लिए अगर आपकी कोई हॉबी है नहीं, तो आपको ऐसी शेखी बिगाड़नी भी नहीं चाहिए कि नहीं सब मैं ये स्क्वाश भी खेलता हूँ, मैं तो बिलियर्ड्स भी खेलता हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी की हॉबी ना हो, बट अगर ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, पर जो चीज़ लिखते हो यू शुड थिंक इट थ्रू, एंड सिर्फ उसमें पकड़े आप जाते हो कि आप बोल देते हो कि मेरी ये हॉबी है, पर उसमें जो पकड़ने के सवाल करते हैं, चाहे हॉबी के बारे में बता दो, फिर वो गड़बड़, देन यू आर नॉट ट्रूथफुल। जब ट्रूथफुल नहीं हो तो दैट गोज अगेंस्ट यू, देन इट्स अ नेगेटिव मार्क। ये तो बहुत ज़्यादा सीरियसनेस होगी। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जिनका आंसर शॉर्ट ही होगा। आपको बहुत सारे एजाज़ हासिल हुए हैं, बहुत सारे मेडल्स आपको दिए गए हैं, पीएम गोल्ड मेडल, स्टेट में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल। तो क्या इन अवार्ड्स के पीछे कोई मूवमेंट है जो आज भी याद आते हैं, जो कुछ इमोशनल मोमेंट्स हुए हो? जब आप कोई काम कर रहे होते हो तो यू डू नॉट वर्क फॉर द रिकग्निशन। प्राइम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक सर्विस, वो मुझे कंडक्ट ऑफ पंचायत इलेक्शंस के मिला। नो, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दी पंचायत इलेक्शंस आई नेवर हैव एंटिसिपेटेड कि मुझे कोई इनाम भी मिलेगा। वी स्टार्टेड डूइंग समथिंग कि नहीं साहब, कि उस समय लॉ एंड ऑर्डर बड़ी ख़राब है, तो पंचायत इलेक्शन हुए नहीं हैं, लेट्स डू समथिंग वेयर पीपल फील इन्वॉल्व इन द इंटायर गवर्निंग प्रोसेस। तो and it was done well, people participated, and then this inam came along, so that was a satisfaction, vindication of your effort. राइट सर, मेडल्स है, ये अचीवमेंट है या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिप्रेजेंट करती है? देखिए, अगेन आई सेड इट कि जो मेडल जो है ना, कि यू डोंट वर्क फॉर द मेडल्स। राइट सर। कि आप शुरू में तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज कर रहे होते हो, जैसे एज ए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या कोई भी काम करते हो कि आप कि मुझे ये काम दिया गया है, आई शुड बी एबल टू डू। सो इट्स ए फर्स्ट डिस्चार्ज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी. If you ever do, then it's a recognition. Right. So first is a discharge of responsibility, then it's a recognition. सर, अभी तक तो जितने भी क्वेश्चंस हमने एड्रेस किए हैं, जो पूछे हमने, वो बेसिकली
मोस्टली उनके लिए जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस तरह के प्रोसेस में पड़े हुए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो एकदम जनरल पब्लिक के लिए हैं, सारे वॉक ऑफ लाइफ के लिए काम आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन उसमें ये है कि क्या इंसान लीडरशिप सीख सकता है या ये नेचुरल होता है एक इंसान में? नेचुरल भी होता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सीखना है। मतलब बोथ थिंग्स कैन बी सेड। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सीख ही सकते हो और नेचुरल नहीं होता। सम पीपल हैव ए फ्लेयर। सर सेकंड क्वेश्चन है, प्रेशर सिचुएशन को इंसान को कामनेस के साथ, जैसे आपने कितने प्रेशर सिचुएशंस आपने डील किया है, तो नाउ एट द एंड ऑफ द डे आपको कैसे लगता है कि कामनेस के साथ प्रेशर सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? ये समथिंग यू हैव टू कल्टिवेट दैट एफर्ट कि आप ठंडी सांस लें, सोचें एंड देन गेट टू वर्क। मतलब कि आप जब भी कोई सिचुएशन हो, अगर आप उसमें डोंट लेट द सिचुएशन ओवरपावर यू। आप हमेशा सिचुएशन में एक सोल्यूशन सीकर की तरह जाए एंड प्रॉब्लम सॉल्वर की जाए। कई जगह आपको बड़ी मुसीबत आएगी, खासकर नॉन ऑर्डर सिचुएशन पे, तो आप यू हैव टू रिएक्ट इमीडिएटली। बट अल्टीमेटली ये है कि यू हैव टू एब्जॉर्ब दैट प्रेशर। अगर प्रेशर के अंदर क्रैक कर जाएंगे, योर डिसीजन मेकिंग विल बिकम क्लाउडेड, राइट? तो देन यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म। सर एज अ पब्लिक सर्वेंट पब्लिक क्रिटिसिज्म बहुत होता है। एक पब्लिक सर्वेंट को पब्लिक क्रिटिसिज्म को मेंटली कैसे मैनेज करना चाहिए? क्योंकि मेंटल ट्रोल तो बन सकता है, कैसे मैनेज किया जा सकता है? देखिए, इसमें थोड़ा आपको एलिमेंट ऑफ कहते हैं रिनंसिएशन भी आपके पास होना चाहिए। जब आप काम कर रहे होते हैं, आपकी तारीफ भी होगी और आपकी क्रिटिसिज्म भी होगी। जो आपकी जेन्युइन क्रिटिसिज्म होगी, यू शुड यूज एज ए करेक्शन मैकेनिज्म। भाई अगर मुझसे गलती हो गई है तो मैं इसको अगली बारी वो गलती दोहराऊँ ना। पर जो अनकॉल्ड फॉर क्रिटिसिज्म भी होता है, तो अगर उसको लेके आप अपना मेंटल पीस लूज करोगे, तो अल्टीमेटली वो जो क्रिटिसाइज करने वाला वही तो चाहता है। तो आप उसको, आपको फिर टेफलॉन कोटिंग थोड़ी होनी चाहिए। राइट सर। सर आपके करियर में कोई टफेस्ट डे जो आपको याद हो, क्या टफेस्ट डे रहा आपका और फिर उसको कैसे डील किया? इफ यू कैन रिकॉल एनी डे व्हिच वाज वेरी टफ ड्यूरिंग योर टेन्योर। There was some case in police station. He was suspected of having committed a theft. He died unfortunately, but that dead body kept traveling on National Highway for almost 2 days. So for 2 days. 2 days. So अब in hindsight तो बड़ा humorous लगता है, पर उस समय लग रहा था यार ये क्या होगा। वो क्या रहा है? जून के महीने में आप समझ सकते हैं कि जून के महीने में जब टेम्परेचर्स आर इन हाई 40s, तो एक बॉडी जो है, जो who was unfortunately lost his life, उसको लोग कोई जम्मू लेके जा रहा है, कोई इधर लेके जा रहा है। फाइनली आफ्टर 24 to 36 hours जोड़ के उसका क्रिमेशन कराना। सो दैट इज ऑल्सो अ टफ डे। राइट। सो दे वेरी टफ डेज। अब जो गुजर गया अच्छे तरीके से वो ठीक है। राइट। सर आपके पूरे करियर में आपके एक्सपीरियंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 एस्पेक्ट है लाइफ के, एक फेलियर और एक सक्सेस। तो आपके हिसाब से कौन ज़्यादा इंसान को सिखाता है, कौन सा पार्ट? सक्सेस? फेलियर सिखाता है। फेलियर ज़्यादा सिखाता है। सक्सेस में तो अब कामयाब हो ही गए, तो फिर देन यू, आप तो कहते हो मैं जो कर रहा हूँ ठीक ही कर रहा हूँ, तो उसको इम्प्रूव करने का किसी नहीं है। फेलियर से आपको लगता है नहीं यार मुझे 4 घंटे पढ़ रहा था, मुझे 6 घंटे पढ़ना चाहिए। सो फेलियर ऑलवेज टीचेस यू मोर। सर आज के यूथ के लिए डिसिप्लिन या क्रिएटिविटी, किस स्किल की लॉन्ग टर्म वैल्यू ज़्यादा है? डिसिप्लिन या क्रिएटिविटी? बोथ। यू कांट बी क्रिएटिव विदाउट बीइंग डिसिप्लिन्ड। बोले इफ यू आर डिसिप्लिन्ड ओनली देन यू कैन थिंक प्रॉपर्ली। अगर आप, यू आर नॉट ए जीनियस, बट इवन फॉर जीनियस यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड कि आपको उठना है, आपको बैठना है डेस्क पे जाके। अगर आपको आंखें भी बंद करनी है, स्टिल यू हैव डिसिप्लिन। अब आंखें खोल के तो क्रिएटिव नहीं हो सकते। राइट सर। सर आप 2 पार्ट्स में, एक आप आज के इंसान विद ऑल दिस एक्सपीरियंसेस और एक आपका यंगर योरसेल्फ 21 ईयर ओल्ड। अब आज के दिन का इंसान अपने यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस करेगा? आप कोई एक एडवाइस जो आप आज के दिन में देना चाहते हो अपने यंगर सेल्फ को? अपने आप को? यस सर। मैं अपने आप को ये बोला हूँ कि
भाई जो कर रहे हो वही करते रहो। मतलब कोई एडवाइस नहीं कि जो ये एडिशनल हो सकता था या ये रहने देते, मतलब कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि आप एक साइड से एक्सपीरियंस्ड हो। देखिए ऐसा है कि हाँ, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स आई वुड लाइक टू एडवाइस कि मैं भैया ज़्यादा टेक सेवी होना चाहूँगा कि साहब मुझे और भी कंप्यूटर ज़्यादा अच्छा चलाना आना चाहिए, मुझे टेक्नोलॉजी की समझ होनी चाहिए। बट अगेन आई सेड कि जैसे होता है ना कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर द अदर साइड ऑफ द फेंस, कि मुझे लगता है कि साहब मैं ये प्रोफेशन एग्ज़ाम ना दे के कुछ और करता, आई वुड हैव बीन हैप्पियर। वो कुछ और क्या होता सर, अगर कुछ भी चूज़ करना होता? आई वुड हैव बिकम एन एडवोकेट। एडवोकेट होते आप? हाँ। मोस्ट पावरफुल येट मोस्ट हम्बल पर्सन। तो कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम ये दिमाग में चढ़ जाती है पावर सर। क्या ऐसी चीज़ें आपने दिमाग में रखी जिनकी वजह से आप हम्बल रहे और ईगो या उस तरह की नेगेटिविटी को अपनी जगह नहीं बनाने दी? देखिए ऐसा है कि वन शुड रियलाइज कि पावर आपकी नहीं है, पावर उस कुर्सी की है जिस पे आप बैठे हो। राइट। ठीक है, मैं तो वही हूँ, बी.आर. शर्मा हूँ, बट जब मैं चीफ सेक्रेटरी था मेरे पास उस किस्म के इख्तियार थे। Right. जैसे मैंने कुर्सी छोड़ी वो इख्तियार नहीं रहे। तो पावर किसकी है? बी.आर. शर्मा की तो नहीं है ना, पावर तो कुर्सी की है। Right. तो दैट वन शुड रियलाइज कि पावर इज ट्रांजिटरी, पर आदमी जो आ वो आप आगे भी जाना है आपको। तो इफ़ यू कीप दैट इन माइंड कि कोई चीज़ आपके हाथ में जो है वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट आपके बस अपनी शक्ल भी परमानेंट नहीं है बिल्कुल। बट आपका किरदार आपका परमानेंट है। अगर आप ठीक ठाक रहोगे तो खुश रहोगे, नहीं रहोगे तो जब तक आप पावर में हो तो लोग सब मिलके रहेंगे, जैसे ही उतरोगे तो लोग गली रास्ता ही बदल के चले जाएंगे आपसे। हम एक जो एडवाइस मैं आपसे जानना चाहूँगा पेरेंटिंग को लेके कि बच्चों की पेरेंटिंग किस तरह होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें, एक दो चीज़ें जो पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए बच्चों की पेरेंटिंग करते हुए एज अ फादर आपने कैसे किया है? टू, फिर एक एडवाइस जो ग्रोइंग स्टेज जो हमारा यूथ है उनको लेके, वो चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कर रहे हो या लाइफ में किसी वॉक ऑफ लाइफ में हो, उनके लिए एक यंगर जनरेशन के लिए एडवाइस और एक पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स हैव टू ऑल्सो डू बैलेंस, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझिए कि वो क्या करना चाहता है। एंड देन प्रोबेबली इफ़ यू थिंक दैट कि हमेशा यू विल नॉट बी ऑलवेज बी राइट, योर चाइल्ड कैन ऑल्सो बी टॉकिंग ए सेंसिबल थिंग। अगर लगे कि वो ठीक कह रहा है देन सपोर्ट द चाइल्ड। राइट। दैट्स द कि डोंट रियलाइज योर ड्रीम्स थ्रू योर चिल्ड्रन। राइट। बी अ सपोर्ट and help the children realizing their dreams. That's what. सर कोई एडवाइस जो आप मुझे देना चाहते हो ताकि मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको उसी हिसाब से हेल्प कर सकूं? You are a kind of surrogate parent to these children. So what do you think for your children? You should think for your students. थैंक यू सो मच। मैं यही प्रॉमिस किया था अपनी ऑडियंस से कि हमारे पास जो नेक्स्ट गेस्ट आएंगे इन लास्ट पॉडकास्ट के, अब जो हमारे पास गेस्ट आएंगे वो एक धमाका होगा और सारे बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, हालांकि आपका एक एक टेन्योर में एक एक दिन लगेगा मैं बच्चों तक पहुंचाने में, बट जितना भी टाइम आपने दिया है थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। और बने रहिए आप लोग, सारे लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सारे लोगों तक पहुँचाए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और सारे लोग थैंक यू सर का करें। Thank you. Thank you and all the best. Thank you.